नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। दृष्टि एम्पायर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आशा करता हूं सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में भारतीय संविधान का भाग 2 की शुरुआत हमने की थी, अर्थात नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता। तो उसमें हमने अनुच्छेद 5 जो कि बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। जो भी बच्चे उस क्लास को नहीं देख पाए वो देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक रिवाइज के तौर पे पढ़ा रहा हूं, रिवीजन के तौर पर। तो जो अनुच्छेद 5 में हमने पढ़ा था वो जन्म के आधार पर नागरिकता की बात की गई थी। उसमें जन्म के आधार पर नागरिकता मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो वो भी भारत देश का नागरिक होगा, अर्थात वो भारत देश का नागरिक होगा। और तीसरी बात उसमें थी कि कोई व्यक्ति अगर भारत में जब देश आजाद हुआ था, अगर उससे 5 साल पहले से भारत में रह रहा है और वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है, अर्थात भारत की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो वो आवेदन दे सकता है और वो भारत का नागरिक बन सकता है। भारत सरकार उसको भारत देश की नागरिकता दे सकती है, अनिवार्य नहीं है लेकिन दे सकती है। तो ये हमने अनुच्छेद 5 में पढ़ा था और हमने भाग 2 की शुरुआत की थी, नागरिकता। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 2 से संबंधित है, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। इनको हम आज बारीकी से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 वो कहता है कि पाकिस्तान से भारत, और उसके लिए डेट, परमिट डेट 19 जुलाई 1948 निर्धारित की गई। अर्थात जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान जो दो भागों में बटा, मतलब भारत दो भागों में बटा, एक पाकिस्तान की और एक भारत की। तो ये उस समय की बात की गई है। तो इसमें क्या कहा गया है? पाकिस्तान से भारत, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान से अगर भारत आना चाहता है तो वो आ सकता है, वो भारत देश का नागरिक कहलाएगा। लेकिन ये प्रावधान अभी वर्तमान में लागू नहीं है, ये आजादी के समय की बात है, जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय की बात है। तो उसके लिए संसद ने एक परमिट जारी किया, जो परमिट 19 जुलाई 1948। तो इसमें क्या था? अर्थात 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत अगर आया है 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उसको नागरिकता के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही भारत का नागरिक कहलाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। वो उसको आवेदन भरने की जरूरत नहीं है। वो बिना आवेदन भरे ही अगर इससे पहले, इस डेट से पहले आया है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके बाद में 19 जुलाई 1948 के बाद इसमें क्या बात कही गई है? 19 जुलाई 1948, अर्थात इसमें अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आया है, या मतलब आना चाहता है, मतलब एक 1.5 साल का ही परमिट था, तो अगर आना चाहता है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन भर सकता है, और जिस दिन आवेदन भरेगा उससे 6 महीने के बाद, जिस दिन आवेदन भरेगा उससे 6 महीने के बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 6 में क्या बात कही गई है कि पाकिस्तान से भारत, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जब दोस्तों भारत और पाक का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय बहुत सारा हिंदू क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था और बहुत सारा मुस्लिम क्षेत्र जो कि हिंदुस्तान में आ गया था हमारे में। तो जो अब पाकिस्तान ठहरा मुस्लिम देश और हिंदुस्तान ठहरा हिंदू देश। तो यदि कोई भी नागरिक जो पाकिस्तान में गए हैं यहां से या पाकिस्तान में है, तो अगर उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अर्थात आवेदन भरकर
और 6 महीने इंतजार करके 6 महीने बाद में, तुरंत नहीं मिलेगी नागरिकता, 6 महीने बाद में उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई भी हिंदू है, सिख है, मतलब अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति है वो भारत में आ सकते हैं इसके तहत। अभी की बात नहीं कही गई है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 और 6, ये जब देश का विभाजन हुआ था उनकी तत्कालीन स्थितियों को देखकर इनका निर्माण हुआ था, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 5 का। तो इनका वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है, अर्थात इनका वर्तमान में कोई मतलब ऐसा विशेष एक योगदान नहीं है, और अभी ये मतलब वर्तमान में कार्य नहीं कर रही, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। अर्थात जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 है दोस्तों, वो कहता है अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से भारत का त्याग करके अगर पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। पहले भारत का नागरिक था, लेकिन उसने अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से भारत की नागरिकता को त्यागा और पाकिस्तान की नागरिकता उसने ग्रहण करी, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। उसको, उसकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी और वो पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी उसको। तो क्योंकि अगर अनुच्छेद 6 में यह बात कर दी गई है कि पाकिस्तान से भारत, तो ठीक है भैया, पाकिस्तान से भारत तो आ रहे हैं, वो तो अनुच्छेद 6 बताता है कि उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो अगर कोई, मान लो कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है, अगर भाई कोई मुस्लिम है, तो पाकिस्तान मुस्लिम देश था या देश है, तो अगर कोई मुस्लिम या कोई और भी धर्म का, अन्य धर्म का अगर पाकिस्तान में जाना चाहता है, तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है? तो उसके लिए भी अनुच्छेद 6 का गठन किया गया। तो अनुच्छेद 6, ऐसे व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी उनकी। तो ये अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 देखा। इसके बाद में भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है भारत मूल के व्यक्ति, अर्थात PIO मतलब पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो इसको अभी हम समझेंगे PIO को, लेकिन पहले अनुच्छेद 8 को समझ ले। भारत मूल के व्यक्ति PIO जो भारत से बाहर रहते हैं, वे भी आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का है, अर्थात PIO, तो आइए जानते हैं PIO क्या होता है। PIO पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिनल, अर्थात एक ऐसा विदेशी है जिसके पूर्वज भारत के निवासी थे। कौन सा विदेशी? ऐसा विदेशी जिसके पूर्वज भारत के निवासी थे। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत मूल के व्यक्ति PIO जो भारत से बाहर रहते हैं, वे भी आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यहां पर यदि कोई व्यक्ति उस टाइम पे, जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारे राजदूत, हमारे क्रांतिकारी, या कोई पढ़ने के लिए या कोई काम के लिए विदेशों में गए हुए थे, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस वगैरह, इनमें गए हुए थे, कनाडा वगैरह में। तो अगर वो व्यक्ति पहले चले गए, तो अब उनको बोला जा रहा है कि भाई हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, और अगर आप वापस आना चाहते हो तो आप वापस आ सकते हो, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो क्या है उसके लिए? मतलब आपको आवेदन डालना होगा, और आवेदन भर के आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यहां पर PIO मतलब पूर्वज, अर्थात यदि आपके पिता भारत के रहे हो, आपके दादा भारत के रहे हो, या फिर आपके लकड़ दादा, परदादा, जो भी दादा है, सारे दादा है, कोई भी मतलब आपका पूर्वज कोई भी अगर भारत में रहा हो,
पहले भारत में रहता हो, भारतीय मूल का हो, और आप उनके साथ पहले विदेश चले गए, और तो आप अगर अभी वापस आना चाहते हो तो आप वापस आ सकते हो। तो उसके लिए क्या है, आपको एक आवेदन भरना पड़ेगा, और आवेदन भर के आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो भारत मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं वे आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उनको बोला जा रहा है आप आओ हमारे देश में, आपका स्वागत है, आपके अधिकार बिल्कुल कम नहीं होंगे। जितना अधिकार एक भारत के सामान्य एक मूल व्यक्ति को मिलते हैं उतने अधिकार आपको दिए जाएंगे, आपके अधिकार सुरक्षित है। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो यदि इसके जो अनुच्छेद 8 है इसके द्वारा मतलब यदि कोई भी व्यक्ति भारत छोड़कर पहले विदेश में गया हो और उसके पूर्वज भारत के हो तो वापस आ सकता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 8 कहता है। तो अनुच्छेद 6, 7, 8 हमने देखा, पीआईओ देखा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विदेशी जिसके पूर्वज भारत के निवासी रहे हो। तो आइए ये देखा हमने अनुच्छेद 8। अब एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 9, इसको समझते हैं। ये क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यदि मतलब हमारा अनुच्छेद 9 है वो ये कहता है यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्व इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे ही आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करी आपकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अर्थात अगर आपने किसी दूसरे देश के नागरिक बनना चाहते हो और आपने वहां की नागरिकता ले ली तो अब आप भारत के नागरिक नहीं रहे, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ना कि दोहरी नागरिकता का। एक देश एक नागरिकता, एक राष्ट्र एक नागरिकता, इसका प्रावधान है। तो विदेशी नागरिकता लेने पर स्वतः ही अपनी इच्छा से, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से भैया किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है और फिर आप अगर 2 महीने बाद में, 2 साल बाद में आकर बोलो कि नहीं हम तो भारत के निवासी हैं, भारत के मतलब भारत के नागरिकता हमें मिलनी चाहिए, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, अब आपकी स्वतः ही आपकी नागरिकता समाप्त होगी। अगर आप वहां की नागरिकता नहीं लेते, आप वहां से अपने काम से जाते 2 साल 3 साल और फिर वापस आते तो आपकी नागरिकता सेफ रहती। तो अगर आपको फिर वापस नागरिकता प्राप्त करनी है तो आप वापस नागरिकता लीजिए, आवेदन डालिए आप भारतीय नागरिकता के लिए, उस प्रोसेस से आप भारत के नागरिक बनोगे। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य ना करे। अर्थात जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 8 है ये कहता है दोस्तों कि नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य ना करे। अर्थात संसद किसी भी नागरिक की नागरिकता अपनी स्वयं की इच्छा से समाप्त नहीं कर सकती जब तक अन्यथा कार्य, अन्यथा अर्थात देश विरोधी कार्य। एक तो भैया तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो और पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हो, या आप किसी मतलब दूसरे देश के साथ मिलकर भारत को उड़ाना चाहते हो या भारत के साथ साजिश कर रहे हो, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हो, तो भैया फिर आप हैं तो मतलब तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, देश विरोधी कार्य नहीं किया, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। कोई माई का लाल आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता। बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि कोई देश विरोधी कार्य आप ना करें। अगर आप देश विरोधी कार्य करोगे तो आपकी नागरिकता तो खत्म होगी, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की खा रहे हो और पाकिस्तान की रहे हो तो भैया कौन रखेगा तुम्हें? तो इसमें इसकी बात कही गई है, क्योंकि नागरिक इसका एक ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर नागरिकता में देखा जाए तो कैसे, क्योंकि नागरिकता का बना रहना, क्योंकि इसमें अगर ये अनुच्छेद नहीं होता तो अनेक राजनीतिक दल हो सकता था, अनेक राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, या अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको खत्म करने के लिए, बिना चुनाव लड़े हराने के लिए इसका प्रयोग कर सकते थे। अगर ये नहीं होता तो कैसे? तो कैसे? अभी मान लो बीजेपी है केंद्र में,
ठीक है, और कांग्रेस है, विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। तो इसमें मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऐसी छिपी हुई है अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 10 में, सॉरी अनुच्छेद 10 में, कि सब अपने राजनीतिक हित के लिए मान लो नरेंद्र मोदी बोल देते हैं कि राहुल की सदस्यता, वो राहुल की नागरिकता खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल जी की नागरिकता खत्म कर दो, ऐसे अन्य दलों की नागरिकता खत्म कर दो, तो भैया उनके विपक्ष में जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचेगा तो उनको चुनाव लड़ने क्या, वो तो बिना लड़े चुनाव जीत जाएंगे। तो ये तो फिर अपनी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इसका गलत प्रयोग होता अगर ये नहीं होता तो इसके लिए संविधान में पहले ही अनुच्छेद, संविधान निर्माता चालाक थे, उन्होंने अनुच्छेद 10 बना दिया। अनुच्छेद 10 में बोला उन्होंने कि नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कोई कार्य ना करे, अर्थात देश विरोधी कार्य जब तक नहीं करेगा, कोई माई का लाल आपकी नागरिकता खत्म नहीं कर सकता। तो आपसे कोई बोले कि आपकी बात भर आपकी नागरिकता खत्म कर देंगे, तो भैया उसको बोलना ऐसे थोड़ा होगा। आप एक बार अनुच्छेद 10 पढ़ के आए हो, पढ़ो एक बार अनुच्छेद 10, उनको समझाना। तो ये बात कही गई है इसमें कि जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करोगे, बस ये ध्यान रखना कि आप कोई देश विरोधी कार्य ना कर दो जो देश के खिलाफ हो, जो हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती देता हो, या आप पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। बाकी आप कुछ भी कार्य करो, आपकी नागरिकता सेफ रहेगी, आपकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, नहीं की जा सकती। इसके बाद में जो नागरिकता भाग 2 नागरिकता, इसके हम आखिरी अनुच्छेद पर आ गए, और आखिरी अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 11, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। अर्थात जो भी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी अनुच्छेद है ये नागरिकता से संबंधित, तो अगर इनमें कोई भी संशोधन करना है, या इनको चेंज करना है, या इनको डिफाइन करना है, या इनको हटाना है, इनमें और जोड़ना है, तो ये सारे कार्य दोस्तों संसद करेगी। ना ही न्यायालय करेगा, ना ही नरेंद्र मोदी जी करेंगे, ना ही द्रौपदी मुर्मू जी करेगी, कोई भी नहीं कर सकता, केवल संसद कर सकती है। तो नागरिकता कानून संसद बनाएगी, और संसद में कौन? गृह मंत्रालय। ये ध्यान रखना, पीटी के इफेक्ट आपसे पूछते हैं कि नागरिकता का कानून संसद तो बनाएगी, चलो ठीक है, लेकिन संसद में कौन बनाएगा? कौन संसद में कौन बनाएगा? तो संसद में भैया गृह मंत्रालय बनाएगा। नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है, अगर उनमें संशोधन करना है, उनमें कुछ जोड़ना है, घटाना है, या डिफाइन करना है, व्याख्या करनी है उनकी, तो कुछ भी ऐसा कार्य करना है, तो ये सारे कार्य संसद करेगी, और संसद का गृह मंत्रालय ये कार्य करेगा संसद में। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है, क्योंकि इसमें गृह मंत्रालय आप याद रखना की जरूर। गृह मंत्रालय ही नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को कम ज्यादा कर सकता है, या कुछ भी जो भी करना हो उनमें संशोधन, तो या जोड़ना है, जो भी है, सारे काम गृह मंत्रालय कर सकता है संसद के अंदर। इसके बाद में दोस्तों एक चीज, ये संसद, इसके बाद में जो अगली चीज पढ़ेंगे, ये उसके बारे में डिस्कस अभी से बता दूंगा आपको, क्योंकि अब जितने भी अनुच्छेद है भाग 2 नागरिकता, तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, इनको अच्छे से डिफाइन किया। जो वर्तमान में जो अभी पॉलिसी लागू है नागरिकता से संबंधित, वो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वो बताता है हमें, क्योंकि इनका महत्व कम हो गया है वर्तमान। अनुच्छेद 5 और 6 का तो बिल्कुल 0% महत्व है, क्योंकि ये सिर्फ जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय की बात, उस समय की मतलब गतिविधियों को रोकने के लिए ये बनाए गए थे अनुच्छेद 5 और 6, याद रखना। बाकी 7, 8, 9, 10 ये सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद में हम जो अगली चीज पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, तो कैसे प्रावधान रखे गए, तो 5 प्रकार से भारत के नागरिक हो सकते हैं, उसमें ये बात कही गई है, और उसमें मतलब नागरिकता की समाप्ति भी हो सकती है 3 प्रकार से, तो वो सारे हम प्रकार बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे नागरिकता, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण एक्ट हो जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम हो जाता है, जिसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम एक बार रिवीजन कर ले, जो भी हमने पढ़ा अभी तक उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से बाहर, तो कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहता था उस टाइम पे, तो वो भारत का नागरिक हो सकता था उस टाइम पे, अभी नहीं है, ठीक है। तो परमिट 19 जुलाई इसके लिए परमिट जारी किया गया,
परमिट कार्ड, तो परमिट आप आवेदन दे सकते हो। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप भारत में आ चुके हैं तो आपको कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है, आपको आवेदन भरने की जरूरत नहीं है, बिना आवेदन की आप भारत के नागरिक होंगे। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में आप हिंदुस्तान में आना चाहते हो तो आपको आवेदन भरना होगा, और आवेदन भर के आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है ऐसे व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, अर्थात वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश में जा रहे हैं भारत को छोड़कर। तो अब कोई वो बचा ही नहीं उनके पास ऑप्शन, तो भैया जाओ, आप जिनको जाना है वो जाओ, लेकिन आपकी ये याद रखना, जाने से पहले आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 8, तो भारत मूल के व्यक्ति पीआईओ अर्थात पर्सन ऑफ ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो एक ऐसा विदेशी जिसके पूर्वज भारत के निवासी रहे हो, जिसके पिताजी, दादाजी, परदादा, लक्कड़ दादा, फलाना दादा, ढिगाना दादा, जो भी दादा रहे हो कल मिला के, ठीक है। तो अगर कोई भी पूर्वज उनका हिंदुस्तान में रहता हो, हिंदुस्तान मूल का हो, भारत का हो वो, तो भारत मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हो वे भी आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आजादी से पहले बहुत सारे हमारे देश के राजदूत, क्रांतिकारी विदेशों में काम कर रहे थे, बहुत सारे पढ़ाई के लिए गए हुए थे, बहुत सारे काम करने के लिए गए थे, तो अलग अलग कामों में अलग अलग क्षेत्रों में गए हुए थे। तो उनसे बोला जा रहा है भाई आपका देश आजाद हो चुका, आप अगर भारत में आना चाहते हो तो आपके अधिकार कम नहीं किए जाएंगे, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये अनुच्छेद 8 कहता है। इसके बाद में हमने पढ़ा अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त, अर्थात अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी भारत की, अब आपकी नागरिक नहीं कहलाओगे। तो इसके बाद में देखा हमने अनुच्छेद 10, इसमें कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य ना करे, अर्थात आपकी नागरिकता कोई कमाई का लाल खत्म नहीं कर सकता जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करते। क्योंकि अगर दोस्तों ये अनुच्छेद नहीं होता, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का ये, अगर ये अनुच्छेद नहीं होता, अनुच्छेद 10 अगर नहीं होता भारतीय संविधान में, तो राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते, और रोटियां सेकने के लिए मतलब वो विदेशी जो पक्ष में विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल और राहुल हो, या अगर मान लो भाई कांग्रेस सत्ता में होती तो चाहे बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, तो उनको गिराने के लिए उनको बोल देते उनके नेताओं की भाई आप भारत के नागरिक नहीं हो, आपकी नागरिकता हम खत्म करते हैं, अपना आपकी नागरिकता। तो उन सबको रोकने के लिए पहले ही संविधान निर्माता बड़े चालाक थे, या 100 कदम आगे चलते हैं, वो चले हो पहले ही, वो जहां तक हमारी सोच नहीं हो सकती ना, मतलब उससे आगे चले थे वो, ठीक है। तो उन्होंने, उनको पता था ये ऐसी मतलब दुविधा उत्पन्न हो सकती है भविष्य में, तो उनको रोकने के लिए पहले ही उन्होंने लिख दिया नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे, अर्थात देश विरोधी कार्य ना करे। ये अनुच्छेद 5 देखा हमने। उसके बाद में अनुच्छेद 10 देखा हमने। अनुच्छेद 11, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। संसद में कौन? गृह मंत्रालय बनाएगा। अगर कोई भी कानून बनाना है नया तो वो संसद ही बनाएगी। और अनुच्छेद 11 के तहत ही संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। किसने पारित किया? संसद ने। संसद में किसने? गृह मंत्रालय ने। तो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। तो इसको दोस्तों मैं अगली क्लास के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये थोड़ा मेन टॉपिक हो जाता है हमारा। क्योंकि अब जो नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है और वर्तमान में जो लागू है वो इसमें पढ़ेंगे। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इसमें बिल्कुल नागरिकता को अच्छे से डिफाइन किया गया है। और ये किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 11 के तहत। अगर इसका प्रावधान भैया आपसे पूछ दे नागरिकता अधिनियम 1955, तो इसका प्रावधान क्या है? अनुच्छेद कौन सा है? संविधान में क्या, कहां पर पाया जाता है? इसका स्रोत क्या है? तो भैया अनुच्छेद 11 इसका स्रोत है। ये आप बोल दोगे। तो ये देखा दोस्तों हमने अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, 11। इससे पहले हमने अनुच्छेद 5 और जो कि नागरिकता भाग 2 ये हम पढ़ चुके। अब हमारा संविधान का भाग 1 भी खत्म हो गया और भाग 2 भी खत्म हो गया। भाग 1 हम पहले पढ़ चुके, जो आप देख सकते हो, वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हो। बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया गया है सब में। और अभी हमने भाग 2 खत्म कर लिया, नागरिकता। तो 2 भाग हमारे खत्म होते हैं इस प्रकार। और टोटल हमें पढ़ने 22 भाग जो मूल संविधान के, और 3 भाग नए जोड़े गए तो वो भी हमको पढ़ने हैं। तो टोटल 25 भाग हो जाते हैं। तो 25 भागों को हम पढ़ेंगे बिल्कुल बारीकी से। और 25 भाग और 395 अनुच्छेद और लगभग वर्तमान में 470 है, मूल संविधान में 395 थे। तो उन सबको हम पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते दोस्तों। तो चलो ठीक है, हम उनको अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। भाई अगली क्लास में हम जो नागरिकता अधिनियम 1955 है
इसको भी हम बारीकी से पढ़ेंगे। इसमें 5 प्रकार से भारत के नागरिक बन सकते हो। अगर 5 प्रकार बताए गए भारत के नागरिक बनने के लिए तो उनको देखेंगे हम। और भारत की नागरिकता खत्म होने के लिए या भारतीय नागरिकता का समापन, अगर तो मतलब कैसे कैसे भारतीय नागरिकता की हानि हो सकती है, आप हो सकते हो भारतीय नागरिक होने का दावा, तो वो भी इसमें बताया गया है। 3 प्रकार हैं उसके, और उसके 5 प्रकार भारत के नागरिक बनने के, तो वो सब हम अनुच्छेद इसमें पढ़ेंगे। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 किया गया, तो 1955 में पढ़ेंगे कि क्या कहता है 1955। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। आप जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि यार दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, तो इतना सा फर्ज आपका भी बनना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। अभी के लिए चलता हूँ।